गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पश्चिमी तट पर अपने फैक्ट्रियों को खोलना। इसमें प्रमुख थे सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, फिर पूर्वी तट पर मद्रास, मछलीपट्टनम, बालासोर और बंगाल में वो व्यापार करने के लिए कलकत्ता में पहुंच चुके थे। आज हम देखेंगे बंगाल में पहुंचने के पश्चात उन्होंने किस तरह बंगाल पे अपना प्रभुत्व जमाया, और इसकी शुरुआत होती है एक युद्ध के माध्यम से जिसे इतिहास के पन्नों में पलासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। एक छोटा सा युद्ध था, मगर इस युद्ध के बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए। यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दो सेना नायक लॉर्ड क्लाइव और एडमिरल वाटसन के बीच हुआ था। जैसा कि हमने देखा है कि बंगाल में 1701 ईस्वी में अजीम उसान के काल में मुर्शीद कुली खां दीवान बना और उसने अपने प्रभाव को काफ़ी तेजी से बढ़ाया। राज्य में उसने काफ़ी सुधार भी किया। 1712 ईस्वी में बंगाल के नवाब अजीम उसान की मृत्यु के पश्चात 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना। 1713 में जब वो बंगाल का नवाब बना तो उसने बंगाल के समृद्धि की ओर ध्यान दिया, मगर उसी वक्त 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठते थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक प्रदान किया, जिसके आधार पर सरकारी आदेश के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना चूंगी दिए हुए, बिना टैक्स पे किए हुए व्यापार करने का अधिकार था। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान था कि जब भी कोई नया नवाब बनेगा तो इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। दूसरा, यह सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए कर मुक्त किया गया था, न कि कंपनी के अधिकारियों के लिए। इसमें दो छोटे छोटे और भी प्रावधान थे कि कंपनी को मुद्रणालय का प्रयोग करने का अधिकार था और 38 गांवों के एक समूह को खरीदने का भी अधिकार था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीदा। यह युद्ध की घटनाएं के पहले की हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 1740 से 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खान नवाब बना। अलीवर्दी खान को कोई पुत्र नहीं था। उसकी 3 पुत्रियां ही थी, जिसमें एक पुत्री का जो बेटा था जिसका नाम शौकत जंग था और दूसरे का सिराजुद्दौला। शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था और वह बंगाल के सूबे में एक उच्च अधिकारी हुआ करता था। लेकिन सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में अपने नाना की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब बना। जाहिर सी बात है, जब एक ही नाना के दो दौहित्र होंगे और दोनों सत्ता को
हासिल करना चाहेंगे तो संघर्ष होना ही था। ये आंतरिक समस्याएं थी। शौकत जंग को प्रोत्साहित करने वाली उसकी मां थी घसीटी बेगम, जो अली वर्दी खां की पुत्री थी। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी और अपने पुत्र को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। तो यहाँ से आंतरिक समस्याएं शुरू होती हैं और राज दरबार में एक अलग गुट बनने लगा जो नवाब के विरुद्ध था। कुछ बाहरी समस्याएं थी। वो समस्याएं थी विदेशी कंपनियां, फ्रांस की, डच यानी हॉलैंड की और ब्रिटेन की। इन सबों में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर होने लगी थी। उसने फ्रांसीसी शक्ति को हराने के बाद अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगी थी। नवाब को वह पसंद नहीं करना चाहती थी, अतः वह नवाब के विरोधियों को शरण देने लगे और एक षड्यंत्र रचने लगे ताकि नवाब शक्तिशाली नहीं बन सके। नवाब जब गद्दी पर आसीन हुआ बंगाल के सूबेदार के रूप में, तो एक सामान्य सा फंक्शन होता है जिसमें सभी आते हैं, उपहार देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई नहीं गया था। इसे नवाब ने अपने प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और नवाब उससे नाराज हो गया। दूसरी बात, जब 1717 ईस्वी में जब दस्तक यानी कि सरकारी आदेश दिया गया था जिसके अनुसार कंपनी मुफ्त व्यापार कर सकती थी भारत के साथ, भारत विशेष रूप से बंगाल के साथ, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी दुरुपयोग कर रहे थे, मिसयूज ऑफ द ऑर्डर। इतना ही नहीं, वो अपने को सुरक्षित करने के लिए कलकत्ता में किलेबंदी करने लगे, मजबूत प्राचीरों का निर्माण करने लगे। उनको देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला का जो नागवार गुजरा, उसने ऐसा नहीं करने के लिए दोनों को कहा, फ्रांस को और इंग्लैंड के दोनों कंपनियों को। हालांकि डच भी थे लेकिन इतने सक्रिय नहीं थे। फ्रांसीसी कंपनी ने तो बात मान ली, किलेबंदी बंद कर दी, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी इस चीज का अनदेखा कर दी। नतीजन 23 साल का नवाब सिराजुद्दौला काफी क्रोधित हुआ और कलकत्ते पर आक्रमण कर बैठा। यह एक धावा था, बहुत बड़ा आक्रमण नहीं था, धावा था, मगर इसमें कुछ मारे गए, कुछ बंदी बना लिए गए और कुछ कलकत्ता से समुद्र की ओर भाग गए और समुद्री रास्तों से आगे बढ़कर फुल्टा नामक एक द्वीप पर पहुंचकर शरण लिया। जो बंदी बना लिए गए थे उनके नवाब के सेना अधिकारियों ने एक 14 फीट गुना 18 फीट कमरे में बंद कर दिया। 20 जून 1756 को एक छोटे से कमरे में गर्मी के मौसम में बंद कर देने से उनकी अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब सुबह खोला गया तो उन बंदियों में अधिकांश लोग मारे गए थे दम घुटने से। इस घटना को ब्लैक होल इवेंट यानी कि काल कोठरी की घटना कहा जाता है।
जॉन हवेल का मानना है कि 146 लोग 146 लोगों को उस छोटे से कमरे में बंद कर दिया जा सा और उसमें से 123 लोग मर गए, जबकि स्टेनले का मानना है कि 64 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें मात्र 21 लोग ही जिंदा बचे थे। इस घटना का समाचार जब मद्रास में पहुंचा, कलकत्ता से मद्रास पहुंचा, तो अंग्रेज अधिकारी काफी गुस्से में थे और बदले की भावना से वो जलमार्ग से, समुद्र मार्ग से कलकत्ता पहुंचे। यहां आकर उन्होंने सिराजुद्दौला से एक संधि करने को मजबूर या बाध्य कर दिया। सिराजुद्दौला ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि उसकी इच्छाओं के बिल्कुल विरुद्ध थी, मगर वह मजबूरीवश इस पर हस्ताक्षर किए। वह उसके लिए एक ह्यूमिलिएशन था। इसके पश्चात अंग्रेज और आगे बढ़े। उन्हें राज दरबार की स्थिति पता थी, यहाँ षड्यंत्र का बोलबाला था, विरोधियों का बोलबाला था। उन विरोधियों का उसने एक समूह बना करके एक षड्यंत्र रचने लगा। इसमें सबसे पहले उसने जो शामिल किया वो बंगाल के दो बैंकर्स, यानी कि दो खजांची, धन्ना सेठ, एक का नाम था अमीर चंद और दूसरे का नाम था जगत सेठ। इन दोनों को मिलाया। फिर सेना के मालिक, जिसे मीर बख्शी या सेनापति कहा जाता था, उस पद पर आसीन मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया और उससे प्रलोभन दिया कि अगला नवाब तुम्हें बनाएंगे, तुम मेरा साथ दो। मीर जाफर को और क्या चाहिए था, वह नवाब बन जाता। इसमें उसे खादिम खां जैसे एक और अन्य सेनापति को शामिल किया और इस प्रकार अंग्रेजों का जो गुट बना, इसमें मीर जाफर, खादिम खां, जगत सेठ और अमीर चंद था। अब उन अंग्रेजों ने नवाब के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी जो सिराजुद्दौला के लिए मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। नतीजन युद्ध होना संभावित था और ऐसा हुआ भी। पलासी नामक एक स्थान पर कलकत्ता के समीप ही नवाब की सेना और अंग्रेजी सेना दोनों आमने सामने खड़ी हो गई। नवाब की सेना निसंदेह रूप से बड़ी थी और अंग्रेज की सेना बहुत ही छोटी संख्या में थी, मगर फिर भी नवाब बुरी तरह पराजित हुआ। सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया और उसे मौत की घाट उतार दिया गया। ये कैसे संभव हुआ कि एक बड़ी सेना को एक छोटी सी सेना ने हरा दिया? वास्तव में नवाब की सेना के अधिकांश सैनिक लड़े ही नहीं, उसके कई महत्वपूर्ण सेनापति लड़े ही नहीं। सिर्फ मीर मदान और मीर मोहन, दो ही सेनापति ने अपनी वीरता के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया, मगर अधिकांश सेना जो मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में थी, उसने तो लड़ा ही नहीं। उल्टे इनकी सूचनाओं को कौन सा पक्ष कमजोर है, अंग्रेजों को उन्होंने प्रदान कर दिया। प्रकृति ने भी सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। अचानक बारिश शुरू हो गई और काफी तेज बारिश हुई।
इस बारिश के कारण इसके आर्म्स एम्यूनिशन, गोले बारूद, बंदूकें सारी गीले में पड़ गई। इनके तोपे भी कीचड़ में धंसने लगे। मगर अंग्रेजी सेना ने इन सब चीजों का सुरक्षा के लिए पहले से प्रबंध कर रखा था। उन्होंने ट्रैपोलिन की सीट, जो कि आधुनिक प्लास्टिक के कवर की तरह होती है, प्लास्टिक होती है, उसको अपने गोले बारूद के ऊपर रख दिया, जिससे उनके सुरक्षित हुई। और जब उन लोगों ने फायरिंग शुरू किया तो उनकी फायरिंग उन लोगों के सैनिकों को धराशायी करने लगे, जान से मारने लगे, कत्लेआम मचा दिए। और इन्होंने इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि सामने वाले सैनिकों के पास इस तरह का भी कोई चीज होगा कि उनके गोले बारूद को सुरक्षित रख सकता। नतीजन सिराजुद्दौला की सेना बुरी तरह पराजित हुई। सिराजुद्दौला को कैद करके उसका सर कलम कर दिया गया और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के हाथ हुआ। इसका नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव और एडमिरल वाटसन थे। अब आते हैं इसके क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध के, यूं तो बहुत छोटा युद्ध था, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम हुए। इस युद्ध ने अंग्रेजी शासन की, अंग्रेजी कंपनी की नींव भारत में रख दी। मीर जाफर जो सेनापति था, जो गद्दार कहलाता है, जिसने सेनापति ही अगर किसी राज्य का गद्दार हो जाए तो सेना भला कैसे जीत सकती है। हाँ, उसे इनाम मिला, उसे बंगाल का अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। नवाब तो बना दिया, मगर वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास ही रही। नवाब एक कठपुतली रह गया जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचता था। उस नवाब बनने के उपलक्ष्य में उसने अंग्रेजों को काफी सुविधाएं दी। उसने अंग्रेजों को निर्विवाद रूप से व्यापारियों मंडल का छूट दे करके सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। 24 परगना की जागीरदारी सौंप दी। 17 लाख रुपए नगद दिया। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से उपहार दिए, कीमती बेशकीमती उपहारों के द्वारा उसने अंग्रेजों को खुश करने की कोशिश की। अब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक बन गई, डिफेक्टो रूलर। मीर जाफर नाम मात्र का शासक था। द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस द्वैत शासन के अंतर्गत सारी जिम्मेवारियां बंगाल के नवाब के पास थी और कंपनी अपने माध्यम से, अपने इशारों से, अपने आदेशों से बंगाल में शासन करने लगा। और यही प्लासी का युद्ध है, जिसके बाद भारत धीरे धीरे गुलाम बनता गया। तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश धीरे धीरे मिट्टी की चिड़िया बन गया। और आने वाले 1947 तक यही प्लासी का युद्ध था जो भारत को गुलाम बना दिया। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और धन्यवाद।